नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी बोलते नहीं एक्ट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ललन सिंह ने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत के करारे प्रहार से पाकिस्तान ने मानी हार। लोकसभा में गरजे राजनाथ, ऑपरेशन सिंदूर पर कही बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि मालदीव के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेगा भारत। पीएम मोदी ने मोइजू समेत अन्य नेताओं को दिया आश्वासन। खबर में आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। पहलगाम हमले में थे ये शामिल। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि 29 जुलाई 2025 का मौसम। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। अपने शहर का हाल आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत के करारे प्रहार से पाकिस्तान ने मानी हार। लोकसभा में गरजे राजनाथ सिंह, ऑपरेशन सिंदूर पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी राजनीतिक और सैन्य उद्देश्य हासिल किए गए, लेकिन यह कहना गलत है और निराधार है कि इस अभियान को किसी दबाव में आकर रोका गया था। सोमवार को रक्षा मंत्री ने संसद के निचले सदन में पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सैन्य अभियान महानिदेशक के स्तर पर संपर्क कर आग्रह किया गया था कि अब कार्रवाई रोक दी जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मालदीव के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेगा भारत। पीएम मोदी ने मोइजू समेत अन्य नेताओं को दिया आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मालदीव के साथ भारत अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा, साथ ही भारत क्षमता निर्माण में भी हर संभव मदद करेगा। शनिवार को मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति उज हुसैन मोहम्मद लतीफ़, पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत कई नेताओं से मुलाकात के दौरान ये आश्वासन दिया। इसके साथ ही मोदी ने शनिवार को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जो कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का एक और संकेत है। देर शाम मोदी वतन लौट आए। मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को ही 2 दिवसीय यात्रा पर माले पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मोइजू के साथ बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। पहलगाम हमले में थे शामिल। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर के पास दाची गांव के जंगल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक बड़े संयुक्त अभियान के तहत शुरू की गई, जो दिन में पहले इलाकों में गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद शुरू की गई थी। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने पुष्टि की है कि मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े विदेशी नागरिक थे। उन्होंने आगे कहा कि ये मुठभेड़ 1 महीने तक चले खुफिया आधारित अभियान का नतीजा था। दावा किया जा रहा है कि ये तीनों पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले में शामिल थे। उन्होंने बताया कि जब सुरक्षा बल इलाके में तलाश अभियान चला रहे थे, तब दूर से 2 गोलियां चलाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बलों को भेजा गया है। खोज और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मौसम। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक में मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकती है। हालांकि इस दौरान लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। बिहार के कई जिलों बेगूसराय, भोजपुर, पटना, खगड़िया और भागलपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, दिल्ली में 29 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और वहीं अगले 3 दिन भी हल्के से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में कमी ज़रूर होगी, लेकिन लोगों को भारी उमस का सामना करना पड़ेगा। अगर शाम तक बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने रचा इतिहास। गोविंद बल्लभ पंत, मायावती, मुलायम सिंह यादव और नारायण दत्त तिवारी जैसे कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों और बड़े फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। यूपी की सत्ता में
उनके नाम एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है। सीएम योगी ने लगातार 8 साल 4 महीने और 10 दिन तक प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। सीएम योगी से पहले ये रिकॉर्ड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोविंद बल्लभ पंत के नाम था। योगी आदित्यनाथ ने गोविंद बल्लभ पंत के 8 साल और 127 दिन वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। गोविंद बल्लभ पंत 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक, 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक और 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में आया नीतीश का निश्चय रथ, बिहार चुनाव में दिखेगा हाईटेक अंदाज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार चुनाव की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार के लिए उनका हाईटेक रथ भी हरियाणा से आ गया है, जो कई सुविधाओं और टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे निश्चय रथ नाम दिया गया है। हालांकि दिखने में तो वैनिटी वैन की तरह है। रथ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगी है और ये रथ नीतीश सरकार के साथ निश्चय का संदेश देते दिख रहा है, जिस पर बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार का स्लोगन भी लिखा हुआ है। और इस रथ पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का चुनाव चिन्ह है। भाजपा को रथ पर कोई जगह नहीं मिली है। नीतीश के निश्चय रथ की खासियत की बात करें तो इसमें आरामदायक और एडजस्टेबल सीटें हैं, जो लंबी यात्रा में थकान का एहसास नहीं होने देगी। एसी और हीटर की भी सुविधा है और साथ ही हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगा है, जिसके ज़रिए बस की छत पर पहुंचा जा सकता है। छत को चारों तरफ से रेलिंग के ज़रिए घेराबंदी है और छत पर फ्लड लाइट भी लगा है, ताकि रात में भी चुनावी कार्यक्रम किए जा सकें। रथ में प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 30 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाएगा मिशन निसार, पूरी पृथ्वी को करेगा स्कैन, इसरो चीफ ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार को GSLV S-16 रॉकेट के माध्यम से 30 जुलाई को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने ये जानकारी दी है। निसार का वजन 2392 किलो है और ये पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह है और ये एक ऐसा पहला उपग्रह है जो दोहरे आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रेडार के साथ पृथ्वी का निरीक्षण करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका सबूत नहीं, चिदम्बरम के बयान पर बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पी चिदम्बरम ने कहा है कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। चिदम्बरम के इस बयान के बाद भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के पहलगाम आतंकियों पर दिए गए कथित बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे तो हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हैं? वो आए, वारदात को अंजाम दिया और चले गए। हम पूछेंगे कि क्या उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और एयर ड्रॉप किया गया? वो वहाँ से आए, कहाँ से आए और कहाँ चले गए, हमें जानने का अधिकार है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पी चिदम्बरम के इस बयान पर कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में और जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समीकरणों को बदलने में माहिर है मोदी, मालदीव में चीनी दबदबा खत्म कर बढ़ा दिया भारत का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और अपने इस पड़ोसी देश को आगे बढ़ते रहने तथा खुशहाल रहने के लिए भारत की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के दौरान जिस गर्मजोशी से मालदीव की जनता और सरकार ने उनका स्वागत किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कई संदेश दिए हैं। मालदीव की सड़कों पर लगे मोदी मोदी के नारे और नागरिकों का उत्साह ये दर्शाता है कि भारत और मालदीव के रिश्ते नए विश्वास और मजबूती के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के शुरुआती दिनों में उनके चीन की ओर से झुकाव को लेकर आशंकाएं थीं, लेकिन मोदी के स्वागत ने ये संकेत दिया कि मालदीव की जनता भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखती है और ये चीन के लिए स्पष्ट संदेश है कि मालदीव में भारत की ज़मीनी पकड़ और लोकप्रियता मजबूत है। जो लोग मालदीव में इंडिया आउट अभियान चला रहे थे, उन्हें राजधानी माले की सड़क का ये दृश्य जरूर देखना चाहिए, जहाँ जनता खुद से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर
सिंदूर पर 16-16 घंटे होगी बहस। राजनाथ सिंह लोकसभा में करेंगे शुरुआत। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में 16-16 घंटे की चर्चा होगी। सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे और पीएम मोदी के भी इस चर्चा में शामिल होने की उम्मीद है। सरकार इसे विजय दिवस की तरह पेश करने की तैयारी में है और विपक्ष की तरफ से चर्चा की लगातार मांग की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। पड़ोसियों के चलते बनी रहेगी भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, अमित शाह बोले, और अधिक सतर्क रहना होगा। जी दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गई है और भारत अब नई और उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा और नवाचारों में विश्व में अग्रणी है। और उन्होंने ये बात पर भी जोर दिया कि भारत का बढ़ता कद आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का होगा गठन, चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि यह आयोग सफाई कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को सुझाव देगा और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समुचित कदम उठाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। करगिल विजय दिवस पर सीएम योगी ने दी अग्निवीरों को खुशखबरी, अब यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण। जी हां दोस्तों, यूपी सीएम ने इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का बखान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि अपने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की आपने वीरता भी देखी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन के 11 साल। मन की बात में पीएम मोदी ने देश भर की सफाई पहलों की सराहना। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 124वीं कड़ी में देश को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने देश भर में सफाई के पहलों पर बात की और उन्होंने सफाई के लिए जन भागीदारी की तारीफ की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ब्रिटेन सौदा तो सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। लाइन में बड़े बड़े दिग्गज, कैसे चेंज होगा गेम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत की नई व्यापार रणनीति वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। ब्रिटेन के साथ हुए समझौते के बाद भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ भी व्यापार समझौते करने की दिशा में अग्रसर है। भारत अब विन विन सौदों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपीआई पेमेंट पर अब नहीं लगेगा जीएसटी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ कर दिया है कि 2000 रुपये से ज़्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये खबर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो रोज़मर्रा के लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भूखमरी की चेतावनियों के बीच गाजा को राहत, नेतन्याहू ने किया अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान। जी दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया और इजरायली मीडिया ने ये जानकारी दी है। इजरायल की सरकारी टीवी चैनल कान न्यूज़ के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद गाजा की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में यह फैसला लिया। आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब थर थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान, भारतीय सेना की नई ताकत बने रुद्र और भैरव। जी हाँ दोस्तों, कारगिल विजय दिवस पर शनिवार को पूरा देश शहीद वीर जवानों को याद कर रहा है। विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा ऐलान किया। आर्मी चीफ ने रुद्र नाम की नई सर्वशस्त्र ब्रिगेड की घोषणा की है। यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल के द्रास में कहा कि आधुनिकीकरण और बदलाव की दिशा में सेना में रुद्र और भैरव नामक ब्रिगेड की भी स्थापना की जा रही है। ऑल आर्म ब्रिगेड और सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स की बटालियन तैयार की जा रही है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय किसानों को झटका देने चला था चीन, लेकिन भारत ने कर दिया चित, बनाया ऐसा प्लान, देखता रह गया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, भारत के किसानों को झटका देने के लिए चीन ने पिछले 2 महीने में उर्वरकों की आपूर्ति में बाधा डालने का काम किया है। ऐसे में भारत सरकार ने विशेष उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रही है, जिसका फल, सब्जी और फूलों की खेती के लिए ज़रूरी है। और चीन को लग रहा था कि उसके इस कदम से भारत के किसानों को झटका लगेगा, लेकिन वो अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो पाया। भारत ने हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं और केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने पहले ही सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख उर्वरक कंपनियों के साथ शुरुआती बातचीत की है। अधिकारी ने कहा कि हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों से विशेष उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने को कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंक
आतंकी संचार, नशे की समस्या से निपटने की तैयारी। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में शाह ने दिए अहम निर्देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी समूहों द्वारा एनक्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई और साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेष मंच स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया के जरिए खुफिया संचार पर लगाम कसी जा सके। गृह मंत्री ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए भी एक मजबूत तंत्र और बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्री राम के बाद माता सीता का गृह प्रवेश, तय की गई 8 अगस्त 2025 की तारीख। अमित शाह और नीतीश आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 2025 की तारीख बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक तिथि बनने जा रहा है। इस तिथि को सदियों तक याद रखा जाएगा और इस अति शुभ तिथि को ही सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण की शुरुआत कार्यक्रम के दौरान कई केंद्रीय और राज्य के मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इस ऐतिहासिक पल के गवाह देश के हजारों सनातनी बनेंगे। ये भव्य और दिव्य मंदिर शहर से सटे पुनौरा में बनने वाला है और ये वही पुण्य स्थल है जहां माता सीता का धरती से जन्म माना जाता है। 8 अगस्त को अमित शाह शिलान्यास करेंगे और यहाँ पर शिलान्यास के लिए शुभ मुहूर्त कल तक निर्धारित नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश ने गिना दी सरकार की इतनी उपलब्धियां, देखते रह गए लालू के लाल। मात्र 19 मिनट में ही 13 विधायकों को दे दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, हंगामे के साथ शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को भी इसी हाल में खत्म हुआ और पूरे दिन कार्रवाई कुल 19 मिनट चली। महागठबंधन दलों राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और माकपा के सदस्य सघन मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में सोमवार से ही काले कपड़े पहनकर सदन में आ रहे थे। शुक्रवार को भी वो यही कपड़े पहनकर सदन में आए और उन्होंने नारेबाजी की। नतीजा ये हुआ कि प्रश्नकाल की कार्रवाई महज 5 मिनट में ही समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के इस रवैये को लेकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्षी बेंच की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आपको पता है कि सरकार ने कितना काम किया है। हर जगह सरकार के काम से लोगों को लाभ मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में मानसून ने अपना रुद्र रूप दिखा दिया है और राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वहीं मौसम विभाग ने अब छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र में आज और कल बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और यहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके, गुजरात, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान आर्मी चीफ की चीन ने मुंह पर की बेइज्जती। वांग यी ने मुल्ला मुनीर को सुनाई खड़ी खड़ी। चीनी नागरिकों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की जमकर किरकिरी हुई है। बीजिंग में जब असीम मुनीर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान उनके सामने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा उठाया। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के कई आतंकवादी हमले में कई चीनी नागरिक मारे गए। मुनीर ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और चीन का भाईचारा चट्टान की तरह मजबूत है। मुनीर भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए शून्य संघर्ष के बाद मुनीर की ये पहली चीन यात्रा है। चीन ने अपने नागरिकों की मौत को लेकर इस्लामाबाद से सख्त नाराजगी जताई थी और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के विदेश मंत्री ने असीम मुनीर की लगाई क्लास। पाकिस्तान आर्मी चीफ को होना पड़ा शर्मिंदा। जी हाँ दोस्तों, खुद को चीन का परम मित्र कहने वाले पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर इन दिनों चीन के आधिकारिक दौरे पर है। हाल ही में विदेश मंत्री वांग यी ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान वांग यी ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में कई चीनी नागरिकों की जान चली गई है। हालांकि मुनीर ने चीन को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान की सेना चीनी नागरिकों की सुरक्षा करेगी। पिछले साल अक्टूबर महीने में कराची हवाई अड्डे पर हुए एक आत्मघाती हमले बम विस्फोट में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। बैठक में चीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान को उसके नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड, लंबे समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे पीएम बने। इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। नरेंद्र मोदी लगातार लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले देश के दूसरे
पीएम बन गए हैं। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा गांधी लगातार 4077 दिन इस पद पर रही थी और 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही थी। पीएम मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर 4078 दिन हो गए हैं। लंबे समय तक पीएम के पद पर रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास है। नेहरू 16 वर्ष और 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में एसआईआर पर बवाल के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 42,000 से ज़्यादा जन्म प्रमाण पत्र रद्द। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पिछले 2 महीने 40,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने यह जानकारी देते हुए सरकार के कदम का स्वागत किया। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2 महीनों में 42,191 जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं, जो बांग्लादेश में आए अयोग्य व्यक्तियों को जारी किए गए थे। अकेले अकोला शहर में ऐसे 3,948 प्रमाण पत्र जारी किए गए और अमरावती में ये संख्या 2,823 थी। महाराष्ट्र में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। सोमैया का दावा है कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला महाराष्ट्र में वर्ष 2024 में हुआ था, जिसमें नायब तहसीलदार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी उन्होंने लगभग 40,000 लोगों को गैर कानूनी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए।